कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया पाठ देखेंगे जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका है बचेंद्री पाल। उनका परिचय हम सबसे पहले जान लेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों में संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई। उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट शिखर के ऊपर गया हो, एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रस्तुत पाठ हम देखेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री पाल कह रही है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। एक मजबूत अग्रिम दल जो है वो पहले गया था, क्योंकि जो भी हिमपात का रास्ता है उसको साफ करना था। बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को
साफ करने के लिए ये अग्रिम दल गया था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बचेंद्र पाल कह रही है कि नमचे बाजार शेरपालैंड के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान में रहते, आसपास के गांव के ये शेरपा होते हैं और यह नमचे बाजार ही था जहां से सर्वप्रथम बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट को देखा था, निहारा था, जो नेपाली लोगों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नाम सागरमाथा मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बचेंद्र पाल कहती है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, प्लूम जिसे कहेंगे हम, वो देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। वो जो बर्फ का जो फूल है वो एवरेस्ट शिखर पर दिख रहा था, एक फूल की तरह, बर्फ का फूल जैसे हो। वो बिल्कुल पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा, यानी कि एक झंडे सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के पास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक तेज गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और एवरेस्ट शिखर को जब लेखिका देख रही थी तब उनको एक फूल सा नजर आया, और तब वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को पूछा इसके बारे में कि फूल के जैसा क्यों दिखता है, ये एक लहराता ध्वज जैसा एक चित्र जो है वो लेखिका को ये दृश्य दिख रहा था। और तभी लोगों ने उनको बताया कि यह शिखर ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। यानी कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो हवा जब चल रही थी तो वहाँ का जो भी सूखा बर्फ है वो भी उस हवा के साथ उड़ता रहता था। इसलिए ये बर्फ का जो ध्वज है वो 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबा हो सकता है, ऐसा लोगों ने वहाँ पर कहा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता है। बहुत सारी हवा जो है वहाँ पर आती है और इसका सामना जो पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है, और विशेषकर खराब मौसम में तो बहुत सामना करना पड़ता है। यह बातें लेखिका को डराने के लिए बहुत थी, काफ़ी थी। फिर भी एवरेस्ट के प्रति लेखिका के मन में एक विचित्र रूप से आकर्षण था, और इसकी कठिनतम चुनौतियाँ जो है, यानी कि जो संकट है, जो बहुत बड़ा संकट था, इस पर चढ़ने के लिए बहुत सारी बाधाएं आने वाली थी, संकट आने वाला था। इसका सामना करने के लिए बचेंद्र पाल तैयार थी और उसका सामना जो है करना चाहती थी। उन संकटों का सामना बचेंद्र पाल करना चाहती थी। जब 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन का अर्थ है बर्फ गिरना, गिरने के कारण
हुई एक शेर्पा कुली, यानी कि जो जो पर्वतारोही जो लोग होते हैं उनके साथ सामान उठाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, तो उनको शेर्पा कुली कहा जाता है। तो हिमस्खलन के कारण यानी कि बर्फ गिरने के कारण एक शेर्पा कुली की मृत्यु हुई थी। ये दुखद समाचार बचेंद्री पाल को मिला, अभियान दल के लोगों को मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हुए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट शिखर जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है, और मृत्यु आई भी तो उसको सहज भाव से स्वीकार वो मृत्यु करनी चाहिए। लेखिका कह रही है कि बर्फ खिसकने से 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक शेर्पा कुली की मृत्यु हो गई और 4 लोग जो है घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर अवसाद यानी कि निराशा छाई हुई थी, और ये देखकर उनके नेता जो है कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा है कि एवरेस्ट शिखर पर जाते समय अगर कोई भी खतरा आया तो उसका सामना करना पड़ेगा, कभी कभी तो मृत्यु को भी गले लगाना पड़ेगा। ऐसी जो सूचना जो है वो कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को दी थी। उपनेता प्रेमचंद तो अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल का नेता जो थे वो थे प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आया। उन्होंने हमारी बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, परिचित कराया कि खुम्बू हिमपात कैसे होता है, खुम्बू स्थान पर किस तरीके से वहाँ की स्थिति होती है खुम्बू हिमपात की, इससे परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता हमने साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते चिन्हित किए ताकि आपको वो रास्ता दिख जाए। वहां पर बहुत सारा बर्फ है, रास्ता कहाँ है ये आपको नहीं दिखेगा, इसलिए झंडियों से हमने रास्ते को चिन्हित किया है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है, यानी कि उन्होंने सब अनुमान वहां पर लगाया है। उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर नाम की एक नदी है और वहां पर बर्फ गिरना जारी है। हिमपात में अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। जो हमने पुल बनाए हैं, रस्सियां बांधी है, झंडों से रास्ते चिन्हित कर दिए हैं, अगर हिमपात में अनियमित अनिश्चित बदलाव अगर आ गए तो जो भी हमने काम किए वो काम व्यर्थ हो सकते हैं, वो काम बिल्कुल बेकाम हो जाएगा। इसलिए हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ेगा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। बेस कैंप पर पहुंचने से पहले एक
और एक मृत्यु की खबर मिली कि जलवायु अनुकूल न होने के कारण, यानी कि अच्छा जलवायु न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। उनको आशा थी कि हम एक आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन आशाजनक स्थिति में वो नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहली बार देखा था, एवरेस्ट शिखर को मैंने 2 बार देखा था, लेकिन वो कैसे देखा था? मैंने दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन लेखिका ने, बचेंद्री पाल जी ने, एवरेस्ट पर्वत और उसका जो भी दूसरा भाग है, अलग अलग जो भाग है, अन्य श्रेणियां जिसे कहेंगे हम, वो देखा। मैं बहुचक्की होकर खड़ी रह गई। बहुचक्की का अर्थ है हैरान होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। एवरेस्ट के जो अन्य भाग थे, लोत्से और नुत्से, इसकी ऊंचाई उन्होंने देखी कि बहुत ऊंचा ये स्थान उनको दिखा और उस लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को वो देखती ही रह गई। बचेंद्री पाल निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अव्यवस्थित का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा, बिना किसी व्यवस्था के। हिमपात जो है वो अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का, बर्फ के जो टुकड़े हैं वो अव्यवस्थित यानी कि टेढ़े मेढ़े ढंग से वो बर्फ गिरता था हिमपात के समय। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। ग्लेशियर नदी बहने से क्या होता है, बर्फ में हलचल हो जाती है और जिसकी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें जो है तत्काल यानी कि तुरंत गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर का अर्थ है बर्फ में दरार पड़ना। दरारें पड़ने के विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल यानी कि उसका विचार ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। लेखिका कह रहे हैं कि दूसरे दिन नए आने वाला जो अधिकांश सामान था हमारा, वो सामान हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना, अस्थाई यानी कि जो स्थिर न हो ऐसे पुलों को कैसे बनाना है, लट्टों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल की अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरे दिन सभी सदस्यों को क्या करना था, हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर
चढ़ाई का अभ्यास करने का निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। रीता गोम्बू नाम की एक महिला और लेखिका बचेंद्री पाल जो है वो साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आपको पता ही है, वॉकी टॉकी से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन के जैसा एक वॉकी टॉकी एक यंत्र होता है, उसके ज़रिए हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। जो नीचे जो बेस कैंप था उसके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग बचेंद्री पाल जी ने किया था। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कर्नल खुल्लर को उन्होंने वॉकी टॉकी के माध्यम से कहा कि हम दोनों, रीता गोम्बू और मैं, बेस कैंप 1 पर हम पहुंच गई है, ऐसी खबर कर्नल खुल्लर को दी तो वो खुश हो गए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल ये 2 ही महिलाएं थी, बाकी वहां पर नहीं गए थे। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। दूसरे जो थे इस अभियान दल के सदस्य अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। जब वो बेस कैंप में थे तब उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मैं अभी अभी सीख रही हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे ये बात सुनकर, बचेंद्री पाल की ये बात सुनकर बिल्कुल तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा तेंजिंग ने लेखिका को कहा। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्सु की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने